बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो बात करते हैं कि अगर अब्रॉड में रह के आपको मेडिकल एजुकेशन कंटिन्यू करनी है, आपको करना क्या चाहिए? देखिए, जर्नी स्टार्ट होती है जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, ठीक है? आप जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहले जब एट द मोमेंट यू लीव द पाकिस्तान, यू शुड टेक योर बुक्स फॉर फर्स्ट ईयर। ये साथ लेके जाएँ, ठीक है? लोगों को यही बात नहीं समझ आती। दे टूक ईच एंड एवरीथिंग, कि बहुत सारे कपड़े ले लेते हैं, वहाँ का वेदर असेस करके अपनी शॉपिंग कर लेते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो बुक्स हैं वो उसको उसकी तरफ नहीं, ठीक है? जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिन पे फ़ोकस करना चाहिए वो गिने-चुने सब्जेक्ट्स हैं। लाइक एक एनाटॉमी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और एनाटॉमी के साथ इसके कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको हम हिस्टोलॉजी और जिसको हम लोग एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इन्हें कहा जाता है एनाटॉमी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, ठीक है? कौन-सी किताब यूज़ करनी चाहिए? आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अ स्टूडेंट हू इज़ इन द फर्स्ट ईयर। मैं ये नहीं कह रहा कि जो फाइनल ईयर में पहुँच गया उसको ये किताब पढ़नी चाहिए, ठीक है? अब अगर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो ही शुड गो फॉर स्नेल्स एंड, ठीक है? अब वो स्नेल्स एनाटॉमी अ, एक ही इसमें स्टैंडर्ड जो आती है, जो मेन है बुक वही यूज़ करें। कभी भी एनाटॉमी हम विदाउट एटलस नहीं पढ़ते। अगर आप एटलस के बगैर पढ़ रहे हैं तो फिर आप एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे। इट्स योर बिगेस्ट मिस्टेक। अब एटलस आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे लेटर्स का एटलस यूज़ कर लें, चाहे कोई भी आप एटलस अच्छा यूज़ करें, ठीक है? एक क्लेमेंटिस का था, ये इस तरह के 2-3 एटलस थे, आपकी मर्ज़ी है कि जो मर्ज़ी यूज़। अब ये वो बच्चा कब पढ़ेगा? जब वो फर्स्ट ईयर, इसी तरह जब आप बात करेंगे उसकी फिजियोलॉजी की। अब फिजियोलॉजी में हम जो बात करते हैं ना, जो आपको वो आप कहते हैं सारे के जी बीआरएस रिव्यू कर लें। अच्छा, ये बीआरएस रिव्यू बुक है। इट्स नॉट स्टैंडर्डाइज्ड स्टैंडर्ड बुक नहीं है। ये एक रिव्यू बुक है, ठीक है? रिवाइज़ करने के लिए है। पर आप अक्सर लोगों को सुनते होंगे जी आप Kaplan नोट्स पढ़ लें। Kaplan नोट्स ऑफ फिजियोलॉजी ये नोट्स हैं। ये भी प्रॉपर बुक नहीं, ठीक है? सो व्हाट लेफ्ट इज़ कि जब आप फर्स्ट ईयर में हैं, जब आपके पास टाइम है, तो फिर आपको क्या क्या ऐसी किताब है जो पढ़नी चाहिए? अब अक्सर तो लोग कहते हैं जी मैंने गाइटन पढ़ना है। अब गाइटन का टाइम नहीं है, गाइटन इज़ अ वेरी लॉन्ग बुक। इवन तो फर्स्ट ईयर में भी अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो सेल्फ स्टडी में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बट गाइटन का एडवांटेज ये है कि इट इज़ अ स्टोरी बुक। लाइक इसको पढ़ते हुए आपको ऐसे लगता है जैसे आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं। तो सेल्फ स्टडी करने में वाले बच्चों को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, डिटेल में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाती है, तो इट्स अ वेरी, वेरी गुड बुक। लेकिन वही बात है कि इट्स अ ह्यूज बुक, आपको टाइम लगता है। चलिए, सपोज़ आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, ये ना करें। एक दूसरी आ जाती है जी शंभुलिंगम, ठीक है? ये जेपी सीरीज़ की बुक है, शंभुलिंगम के नाम से। इट्स अ वेरी गुड बुक एंड आई विल हाइली रिकमेंड इट, क्योंकि ये इन दोनों के सेंट्रल एक दरमियानी रास्ता है। दरमियानी रास्ता, यानी आप गाइडन पढ़ नहीं सकते तो कोई बात नहीं, आप समलिंगम पढ़ लें, ठीक है? तो इस तरह आप फिजियो का मसला हल करें। अगेन फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। फिर सपोज़ करें कि जी आपके पास आ जाती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए बड़ी जो बुक है वो तो रॉबिन्स की है, रॉबिन्स कुमार के नाम से। अ, अगर सपोज़ करें कि आप कहते हैं नहीं जी रॉबिन्स मैं नहीं पढ़ सकता, तो ठीक है, फिर रॉबिन्स ना पढ़ें, फिर आप जो है किसी स्मॉल बुक पे आ जाएँ। उसके लिए मैं कहता हूँ जी कि आप पैथोमा पढ़ें, ठीक है? इसके अलावा आपको तमाम बुक्स के अंदर लिपेनकॉर्ड सीरीज़ की सारी किताबें मिल जाती हैं। लिपेनकॉर्ड सीरीज़, इनकी पैथोलॉजी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी काफ़ी हद तक आपका जो डेफ़िसिट्स हैं वो कवर कर लेती है। अब मैं चूँकि ये मैं आपको बता पता किस सेंस में रहा हूँ? इस सेंस में रहा हूँ कि नाउ यू हैव टू डू द सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में ये किताबें जो हैं, दे आर ईज़ी टू स्टडी। ठीक है? चूँकि मैं उस बात को ज़हन में रख के कह रहा हूँ। मैं अभी भी आपको जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो पैथोलॉजी की बुक्स यूज़ होती हैं या जो बाकी बुक्स यूज़ होती हैं, मैं उनकी बात फिर भी नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पे दे हैव अ लॉट ऑफ सपोर्ट, सो इट्स बेटर कि ठीक है, जो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आप एट लीस्ट उसको तो यूटिलाइज़ करें। सो दिस इज़ द मिनिमम। अगर आप ये कर लेते हैं, मेरा ख़्याल है कि ये आपका 70% मार्क्स जब आप आएँगे, तो यू कैन ईज़िली गेट दोज़ 70%। अच्छा, अब एक पी और है, दैट पी इज़ द फार्माकोलॉजी, ठीक है? नेक्स्ट इज़ फार्मा। फार्मा के लिए अगेन फिर वही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगेन आई विल गो, जी लिपिनकॉर्ड सीरीज की अच्छी बुक है ये फार्मा की, लिपिनकॉर्ड यूज कर सकते हो। यहाँ मैं
आपको कैप्लान नोट्स का मार्जिन दे सकता हूँ कि यहाँ फार्मा के कैप्लान नोट्स भी पढ़ लेंगे तो ठीक है। शमीम एक पाकिस्तानी ऑथर हैं, उनकी एक फार्माकोलॉजी की बुक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगेन इसके अलावा भी फार्मा की बड़ी अच्छी और उस बुक से उसकी मुझे जहाँ तक नाम याद आ रहा है कैटसन के नाम से है। कैटसन, दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड बुक जो ज्यादा पाकिस्तान में लोग यूज करते हैं। मिनी कैटसन की भी आती है, थोड़ी समराइज्ड है, बड़ी कैटसन भी है, ठीक है। अब आपकी मर्जी, इसमें लिपिनकॉर्ड के प्लान और शमीम ये आप सेल्फ स्टडी के लिए इट इज इजियर, आप पढ़ सकते हो, बट कैटजंग आप नहीं पढ़ सकते। कैटजंग आपको उसमें जो है वो फिर प्रॉब्लम करेगी। सो ठीक है, तो अगेन वही बात है कि वहां के सिस्टम में अगेन ये किताबें फिट हो जाएगी, ठीक है। दे विल हेल्प यू, और ये आपके लिए करना आसान होगा। इनकी जो लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज, वो डिफिकल्ट नहीं है। इनका कंटेंट थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, तो यू कैन इजीली स्नैच द कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस बुक्स, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कह लें कि आपका सेगमेंट था। हम इन्हें कहते होते हैं 3P, 3P 1A, दिस इज 1A फॉर एन एड। सो अगर आप 3P 1A अच्छा पढ़ लेते हैं ना, तो आपकी बेस बन जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं उनके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालूं, सो व्हाट आर द अदर सब्जेक्ट्स? वी हैव बायोकेमिस्ट्री, जिसको हम कभी भी वो नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। वी हैव माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। बाकी मैंने कहा था हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। और जो पैथोलॉजी का ही सेगमेंट है, ये जो माइक्रोबायोलॉजी है ये पैथोलॉजी का सेगमेंट है। और इसी के साथ अगर आपको याद हो, एक इम्यूनोलॉजी का पोर्शन भी आता है, ठीक है। सो पैथोलॉजी के अंदर 4 डिवीजन है, अगर मैं उनको अलग से लिख देता हूँ। पैथोलॉजी की जो 4 डिवीजन है, उसमें जनरल पैथो है, फिर सिस्टेमिक है जिसके अंदर आपको तमाम सिस्टम्स की मिलती है, फिर आपके पास माइक्रो है। माइक्रो के अंदर फिर आपको पता है वायरोलॉजी अलग है, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी अलग है, और भी इसके अंदर मतलब जो बाकी फंगाई जो है वो है। और फिर उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के बाद आपके पास आ जाता है चौथा पार्ट, दैट इज इम्यूनोलॉजी, ठीक है। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मार्जिन, जैसे मैंने कहा पैथोलॉजी में आपने थोमा पढ़ी, ठीक है। इम्यूनोलॉजी के लिए यहाँ पे पढ़ना तो बहुत मुश्किल होगा, बट फर्स्ट एड स्टेप 1 इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। जनरल पैथो के लिए ठीक है, फर्स्ट एड स्टेप 1 की जा सकती है, बट अगेन वही बात है, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर कभी भी किसी बच्चे को फर्स्ट एड रिकमेंड नहीं करता। मैं नहीं कहता कि आप फर्स्ट एड स्टेप 1 जो है वो फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना शुरू करें, ठीक है। उस बुक का टाइम आगे अगले सालों में आएगा, अभी मैं आगे चलता हूँ फिर उसकी बात। अच्छा, अब बायोकेमिस्ट्री के लिए क्या करें? बायोकेमिस्ट्री के लिए पाकिस्तानी ऑथर्स की किताबें आप चाहें तो वो यूज कर लें, ठीक है, या फिर आप बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट एड स्टेप 1 से, ठीक है। ये अब ये लिमिटेड, अब हालांकि यहाँ पे भी जब आप फर्स्ट एड स्टेप 1 से पढ़ेंगे तो इतनी आसानी से ये नहीं पढ़ी जाएगी, इसलिए आई विल रिकमेंड कि आप बेहतर है कि पाकिस्तानी ऑथर्स की किताबें आप इसमें, ठीक है। हिस्टोलॉजी क्या करना चाहिए, कहाँ से? हिस्टोलॉजी के लिए आपको लाइक हुसैन के नाम से एक बुक आती है, लाइक हुसैन, बहुत अच्छी किताब है, छोटी सी किताब है, यूज कर सकते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपको मैं रिकमेंड करूंगा हाई यील्ड एम्ब्रियोलॉजी, वेरी गुड बुक, ठीक है। छोटी सी बुक है, पढ़ना आसान है, अंडरस्टैंडिंग में मसला नहीं। सो ये हमारा जी पहला जो स्टेप है कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, थर्ड ईयर तक बल्कि आपका ये सारा सिस्टम चल रहा होता है, दीज आर द रिकमेंडेड थिंग्स जो आप सेल्फ स्टडी के अंदर आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये वो किताबें हैं जिससे आप अपनी अपनी बेस को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं, देन ग्रेजुअली जब आप ये कर लेते हैं तो फिर आपके लिए आगे क्लिनिकल पोर्शन जो है वो आसान हो, ठीक है। अब अगर तो आप सपोज करो कि थर्ड ईयर तक पहुंच गए, और थर्ड ईयर में आपने ये सारी किताबें थर्ड ईयर तक कर ली 3 साल में, फिर आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि हाँ, अब अगर आपने रिवीजन करनी है, देन यू शुड गो फॉर फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा कि फर्स्ट ईयर का बच्चा जो है वो फर्स्ट एड स्टेप 1 पढ़ना शुरू कर दे, इट्स टोटली रॉन्ग। उसकी वजह ये है कि उस बेचारे को वो बात समझ नहीं आई, उसको वो ग्रैब नहीं होना, क्योंकि वो चीज ही ऐसी, फर्स्ट एड जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर या स्टार्ट के अंदर पढ़ने वाली किताब नहीं, उसको कॉन्सेप्ट्स नहीं बनने, उसने वही रट्टे स्टेटमेंट्स तो निकाल लेनी है वहां से, शायद उसको ग्रैब भी कर ले,
लेकिन जब भी बात थोड़ी सी घुमा के दी जाएगी, कोई एमसीक्यू घुमा के दिया जाएगा, तो वो बच्चा उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने कब क्या पढ़ना है। आपने कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट 3 इयर्स के अंदर आपने इन्हीं चीजों को पढ़ना है। थोड़ा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो। थर्ड ईयर में जब आप पूरे हो गए हो, थर्ड ईयर के मिड में या एंड पे आप फर्स्ट एड कर लोगे, तो ये सारी रिव्यू हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट योर फर्स्ट एड व्हेन यू आर इन ऑलमोस्ट थर्ड ईयर और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। इसलिए आप चाहो उसके बाद आप फर्स्ट एड पढ़ लो, उसके बाद आप चाहते हो स्टेप 1 देना, तो आप फोर्थ ईयर में या फाइनल ईयर से पहले पहले फिफ्थ ईयर में आप स्टेप 1 यूएसएमएल दे सकते हो, क्योंकि आपने वो तमाम किताबें जो स्टेप 1 के अंदर आती हैं वो पढ़ चुके हो। अब आपके पास रिव्यू कर लिया, रिव्यू करने के बाद साल डेढ़ उसको अच्छा तैयार किया, उसके बाद अपने एग्जाम। तो ये बात हो गई। अब उसके बाद आ जाते हैं बाकी सब्जेक्ट। अब सपोज करें कि अब आप चले गए फोर्थ ईयर में। ठीक है, तो आपको पता है थर्ड ईयर में आपका सिस्टमिक मॉड्यूलर सिस्टम है। वहां आपका एक एक सिस्टम चलता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपका ये सारा कुछ रिवाइज हो जाता है। फिर जब फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर आता है, तो फिर ये आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और पीछे वाले बेसिक सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके पास, वो एक मेडिसिन है, एक आपके पास सर्जरी, एक आपके पास है गायनी ऑब्स, एक आपके पास है पीड्स। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं जिनकी वैल्यू आपके एमबीबीएस के बाद एनएलई एग्जाम या एनआरई एग्जाम्स के अंदर वेटेज बहुत ज्यादा नहीं है, वो ईएनटी है, वो ऑप्थेल्मोलॉजी है, वो साइकेट्री है, और कुछ और छोटे मोटे सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो मेन बुक्स बनती है ना, वो ये 4 किताबें बनी पहले वाली। आईएनटी में कहता नहीं हूँ कि इसको छोड़ देना या इसको ना पढ़ना, बट ये देखो आई और ईएनटी के अंदर 6 नंबर आते हैं आई से, ईएनटी से, और 6 ही नंबर मेरा ख्याल है आई से आते हैं। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूँ ना मेडिसिन सर्जरी की, तो आई थिंक मेडिसिन से 52 मार्क्स आते हैं, और जो सर्जरी है इससे जो मार्क्स आते हैं दे आर 48। इन दोनों का वेटेज मिला के ऑलमोस्ट 100 आपके पास जो है वो टोटल बन जाता है। अब 100 अगर आप ये सिक्योर कर लें, और बाकी ये 5-6 आप ना भी करें, तो आप इतना पढ़ चुके होते हैं कि इनमें से कुछ, अगर टोटल 12 नंबर हैं, तो आप 4-5-6 वैसे ही आंसर कर लेते हैं। ठीक है, बट वो जो 52 प्लस 48 है ना, दैट इज द मेन जंक जहां से आपने नंबर लेने होते हैं। प्रीवियस स्लाइड में अगर मैं जाऊं, तो इस स्लाइड के अंदर जो मैं जो नंबरों की डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं आपसे कहूँ ना कि एनाटमी के टोटल नंबर कितने हैं, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, मैं थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा हो गया तो वो कोई बात नहीं, करेक्ट कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है कि इसके 12 नंबर है एनाटमी के। ठीक है, फिजियो के भी आई थिंक सो 10 नंबर हैं, पैथोलॉजी के आई थिंक 12 नंबर हैं। ठीक है, इस तरह फार्माकोलॉजी ये मिला के ना टोटल बेसिक्स के यू हैव 60 मार्क्स। ठीक है, 60 एमसीक्यूज दे विल बी फ्रॉम द बेसिक्स। अच्छा, अब ना यहाँ लो एक ट्रिक ट्रिक है। ट्रिक ये है, लोग जब हमारे पास आते हैं ना कोर्स करने बाद में, कि सर आप हमें एनएलई 1 एनआरई 1 या एनआरई 2 की तैयारी करवा दें, वो जेहन में रख के आते हैं कि जी 60 पॉइंट्स बेसिक्स के हैं, तो आप सिर्फ उतना ही पढ़ाएं बेसिक्स का, और 140 पॉइंट्स जो बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं क्लिनिकल्स के, तो आप उतना वो करना। तो ठीक है, अगर तो किसी बच्चे ने बेटा बेसिक्स अच्छे पढ़े हैं, तो फिर तो हम इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, फिर हमें बहुत ज्यादा बेसिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी ने बेसिक्स पढ़े ही नहीं हुए, तो उसको मुझे ये बताओ कि मैं क्लिनिकल्स कैसे पढ़ाऊं। क्या ख्याल है आपका? इज इट पॉसिबल? या जिसने बेसिक्स पढ़े हों उसको ना पढ़े हों उसको क्लिनिकल आ जाएगा? ईमानदारी से बताने, सच बताने, इज इट पॉसिबल? जी, यस और नो? यस तो नो बस कर दें, कोई बात नहीं। जी समीर, ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं ना पॉसिबल। तो बेटा फिर ये मिस्टेक है जो बच्चे आके खुद भी करते हैं, और हमें हमें एक किस्म का सॉर्ट ऑफ कह लें कि फोर्स करते हैं
कि नहीं सर आप ऐसा करें कि हमें ना सिर्फ जो 140 मार्क्स है ना, आप उस पे उस हिसाब से दें, और बाकी जो 60 मार्क्स है ना वो हम उस हिसाब से। अब ये मैं फिर कहता होता हूँ कि अच्छा ठीक है, अगर आपने ऐसे ही करते हैं तो फिर आप ये 60 मार्क्स को खुद से पढ़ें। अच्छा, अगर आप अच्छा पढ़ के आ रहे हैं बेसिक्स में तो फिर हमें कोई एतराज नहीं है, फिर हम वाकई ज्यादा फोकस इस पे करने लगे। इसलिए हमने अपना जो एनआरई के लिए प्रिपरेटरी कोर्सेज यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट जो किए हुए हैं ना, एनआरई 1 और 2 के लिए, उसको हमने प्लान ऐसा किया है कि उसमें बेसिक और क्लिनिकल मर्ज हो जाए। अगर कोई बच्चा वहां से कुछ भी नहीं पढ़ के आया और वो चाहता है कि नहीं फिर भी, तो अब मैं अगर उसको डायरेक्टली मेडिसिन सर्जरी पढ़ाऊंगा तो उसको एक लफ्ज समझ नहीं आया, उसको कोई डिजीज समझ नहीं है। देन व्हाट वी हैव टू डू इज कि उसी बीमारी की हम एनाटॉमी भी पढ़ा देते हैं, उसी बीमारी का सपोज करो हम फिजियो भी पढ़ा देते हैं, तो हम उसको बेसिक कोर्स में रिकमेंड करता हूँ कि जी आपने 100% करना है। हाँ, आप जल्दी कर लें, अगर आप सपोज आप वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो, आप कहते हैं सर मुझे 1 महीने ही काफ़ी है, मैं उसमें रिवाइज़ कर लें, मोस्ट वेलकम। कई बच्चे आते हैं कहते हैं नहीं सर हमें तो 6-6 महीने चाहिए, हमें 6 मंथ्स के लिए एटलीस्ट आप एनआरई 1 का कोर्स जो है वो बेसिक्स का दें पहले। वो पहले 6 महीने वो कर लेते हैं, फिर अपने हिसाब से वो आगे जाके क्लिनिकल कोर्स की तरफ आ जाए। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए समझना कि अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग है ना, तो ये आपको सर्जरी मेडिसिन वाला 100 नंबर जो है, यू कैन ईज़िली गेट इट। क्योंकि इसकी बेस ही आपके बेसिक्स पे है। आप सर्जरी में हर्निया पढ़ोगे तो एनाटॉमी आपको वहां से मिलेगी। अगर आप सर्जरी के अंदर गॉल ब्लैडर पढ़ोगे तो उसकी बेसिक्स एनाटॉमी आपको पीछे मिलेगी, वही आपको हेल्प करेगी कि इसकी सर्जरी कैसे करें। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आ रही है गायनी-ओब्स। इनके नंबर मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरा ख़्याल है इतने ही है, 12-12 या 14-14 मार्क्स हैं इनके। तो ये भी इनकी भी थोड़ी बहुत वेटेज बनती है। ठीक है? सो गायनी-ओब्स का अच्छा सेशन होता है, अलग से हम इसको करवाते हैं। पीड्स भी इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि अच्छे तरीके से करवाई जाए। क्योंकि इन्हीं इन्हीं चीज़ों की बेस पे कल को जब आप कर लेते हो सपोज़, तो आपने जो प्रैक्टिस करनी है प्राइवेट प्रैक्टिस, वो भी इन्हीं बेसिस के ऊपर है। अगर आपको ये 4-5 सब्जेक्ट्स, पीड्स के बच्चे आपको पता है बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, गायनी-ओब्स में बहुत सारे पेशेंट्स हैं, सर्जरी मेडिसिन, इन 4 फील्ड्स के पेशेंट हैं। आँखें खराब और कान, गला जो है, ये आपको पता है कि थोड़ा-सा रेयर होता है, बट येस इनकी अलग से स्पेशलिटी है, लोग मेजॉरिटी उन्हीं के पास जाते हैं। तो अगर आप एज़ अ जनरल फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर काम करेंगे तो आपके पास यही चीज़ें हैं जो काम है। ठीक है? अब ये आपका लेआउट है। अब आपको चाहिए कि पहले 3 सालों में वो अच्छे तरीके से कवर करें, 4th ईयर और फाइनल ईयर में आके मेडिसिन सर्जरी करें। अब आप सपोज़ करो कि आप कहते हो कि सर मैंने 3rd ईयर कर ली है, 3rd ईयर में मैंने ये सारे बेसिक्स पढ़ लिए हैं, सर मैंने फर्स्ट एड रिवाइज़ कर ली है, रिव्यू मैंने कर ली है, अब मैं क्लिनिकल्स के करूँगा। और जब आप 1 साल क्लिनिकल्स में सर्जरी मेडिसिन पढ़ चुके होंगे, देन यू शुड गो फॉर स्टेप 2 सीके। ठीक है? यूएसएमएलई स्टेप 2 सीके। अब ये जो बुक है ये आपको इन तमाम सब्जेक्ट्स का एक दफ़ा रिव्यू दे देगी। ये आपको मेडिसिन, सर्जरी, गायनी ऑफ स्पीड, इन सब का रिव्यू दे देगी। ठीक है? सर्जरी इस किताब में नहीं लिखी हुई। स्टेप 2 सीके के अंदर सर्जरी नहीं है। उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी आपके प्लान नोट्स पढ़ लें। प्लान नोट्स हैं सर्जरी के, वो पढ़ लें। अगर आप में हिम्मत है, थोड़ी-सी बड़ी बुक पढ़ लें। वहाब डोगर के नाम से किताब आती है। ये जनरल सर्जरी और स्पेशल सर्जरी दोनों की है। तो ये सर्जरी की सोर्स हो गया। मेडिसिन आपको कहाँ करनी चाहिए? पाकिस्तानी ऑथर है जी इनाम दानिश, आप चाहें तो इसको कर लें या फिर आप यहाँ पे स्टेप 2 सीके यूज़ करें। ठीक है? ज़्यादा थोड़ा-सा आप समझते हैं कि मैंने अच्छा पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, तो फिर आप डेविडसन्स बुक है वो आप यूज़ करिए। डेविडसन्स एक ऑथराइज्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बुक है। ये एक्चुअली रिकमेंडेड बुक है। स्टेप 2 सीके को तो हम वैसे ही दरमियान में ले आते हैं खींच के। आइडियली तो आपके ग्रेजुएशन ईयर्स के अंदर आपको डेविडसन्स या आपको इनाम दानिश, चलो नहीं पढ़ते आप डेविडसन्स को, वो नाम ना पढ़ें, आप एटलीस्ट इनाम दानिश पढ़ लें जो कि पाकिस्तानी ऑथर की किताब। ठीक है? उसमें डिटेल्स काफ़ी। स्टेप 2 सीखे आप तब पढ़ें जब आपको लगता है कि हाँ, मैंने एक दफ़ा मेडिसिन गो थ्रू कर ली है, अब मैंने रिव्यू करना है। तो ये मैंने फिर कह रहा हूँ बार-बार कि स्टेप 2 सीखे क्लिनिकल नोट्स हैं। ये कोई आपकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है इन किताबों की दोनों की, कि ये टू द पॉइंट हैं, शॉर्ट टाइम में हो जाती हैं, लेकिन तब होती हैं अगर आपने बैकग्राउंड नॉलेज है। अगर आपका बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है ना, तो फिर आपको ये किताबें बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं कहते हैं सर हमसे नहीं होती ये स्टेप 1 स्टेप 2, क्योंकि दे ट्राई टू डू इट डायरेक्टली।
तो ये डायरेक्टली नहीं होनी, इसके लिए पहले आपको बेसिक्स के कुछ किताबें पढ़नी पड़ेगी, फिर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको फायदा होगा। आखिरी ऑप्शन, सपोज आप कहते हैं नहीं सर, दिल नहीं मानता ना, मैंने इसी को ये पढ़नी है, कुछ करना है, तो फिर बेटा आपके पास ऑप्शन ये है कि फिर आप स्टेप 1 पढ़ लो यूएसएमएल, या आप स्टेप 2 सीख के पढ़ लो, लेकिन फिर किसी से पढ़ लो। फिर आपको यहाँ पर जरूरी है कि आपके पास कोई मेंटोर हो। मेंटोर आपको क्या करे, एटलीस्ट आपको इन चीजों का जो बैकग्राउंड है वो डायरेक्टली पढ़ाए। आप स्टेप 1 खोलेंगे, उसके पीछे जो स्टोरी होगी वहां एक स्टेटमेंट लिखी होगी, उस स्टेटमेंट के पीछे पूरा टॉपिक होगा। तो आप एक ऐसा बंदा फिर हो जो आपको उसको टॉपिक को खोल के वहां पर किसी जगह आपको, यानी वहां पे चीजें एड अप करा दे, समझा दे कि यार ये जो स्टेटमेंट है ना, इस स्टेटमेंट के पीछे ये पूरा टॉपिक, ठीक है। पर इन दैट केस अगर आप ऐसा कराते हैं, ये करते हैं, तो फिर दैट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि फिर ऑब्वियसली बात है कि फिर उसको कवर करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब यहाँ सारी गेम है कि जब ये बच्चे आ जाते हैं ग्रेजुएट होके, अब पढ़ा नहीं होता या नहीं पढ़ पाते, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्टार्ट शुरू हो जाता है काम कि कौन सा रिसोर्स यूज करें, कौन सी किताबें यूज करें। फिर शॉर्ट टाइम होता है, 5-6 महीने में एग्जाम है, फिर ऑप्शंस नहीं होते, तो फिर हम कहते हैं कि ठीक है यार, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने पढ़ा नहीं है, आप फर्दर बैठ के नहीं पढ़ सकते, गो फॉर स्टेप 2 सी 1 एंड स्टेप 2, यूएसएमएल स्टेप 1 एंड स्टेप 2। बट कभी भी मैं किसी फर्स्ट ईयर के बच्चे को रिकमेंड नहीं करता। मैंने कहता हूँ आप ठीक किताबें पढ़ें। हाँ, बड़े बच्चे फिर भी कहते हैं कि नहीं सर, आप हमें ऐसा करें कि हमें स्टेप 1 या स्टेप 2 दे दें, हमें वेबसाइट पे दे दें, या जिस तरह भी है। उसका ये बेनिफिट होगा कि हम वहां से टॉपिक सुन लेंगे, तो हम जो साथ साथ पढ़ रहे हैं हमारे लिए आसान हो जाए। आई एग्री विद दिस पॉइंट, ठीक है। तो आपने इनको किसी ना किसी सीनियर की हेल्प के साथ लेके चलना है, देन दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। दूसरा ये होता है बेटा, क्यों आपको किसी सीनियर मेंटोर या सीनियर बंदे का फायदा क्या होता है। मैं सपोज करो, अगर मैं हूं या कोई भी मेरी जगह है, तो जिसका आप लोगों से कम से कम 10 साल का एजुकेशनल गैप है, लाइक अगर आप आज वहां पर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, तो आई एम ऑलमोस्ट 10 to 12 years ahead of you guys, ठीक है। उसका बेनिफिट, वो जो क्लिनिकल चीजें मैंने देखी, मैंने समझी, मैंने पढ़ी, मैंने एफर्ट की, स्पेशलाइज किया, वो उसका फल आपको मिलता है डायरेक्टली फिर। लाइक बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो हम जाके 8-10 साल बाद हमने सीखे, वो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता सकता हूँ। दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग अ सीनियर पर्सन बिहाइंड। बाकी जो पीयर है, पीयर मैंने आपको समझा दिया है, वो आपका रूममेट, आपका ग्रुपमेट, आपका इमीडिएट सीनियर वो हो सकता है। पीयर आपको किसी एक टॉपिक के बारे में तो गाइड कर सकता है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर किताब के बारे में गाइड कर सकता है। पीयर आपको कभी भी एक्सपीरियंस गाइड नहीं कर सकता। बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे आते हैं एग्जाम्स के अंदर, जो बुक्स के अंदर उस तरह मेंशन नहीं होते, ठीक है। हम जब उनको देखते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे, हाँ यार ये चीज इस तरह है, इस तरह है, या आगे जाके बहुत सारी स्पेशलाइजेशन के वो क्वेश्चंस होते हैं, वो आगे होते हैं आपके लेवल पे, तो उससे आपको हेल्प आउट ये हो जाती है कि हम उनको जल्दी पिक करके हम कहते हैं जी ये एक टॉपिक है ना, उस टॉपिक का मेरी कोशिश ये होती है कि अच्छा जो भी आपके लेवल की चीजें हैं वो तो है ही हैं, वो तो मैंने बतानी है, उसके अलावा को 5-7 चीजें बता दूं, ताकि अगर आपका कोई क्वेश्चन आप अपग्रेड होके आता है तो आपको उसमें प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये स्टोरी है किस तरह आपको वहां पे काम करना चाहिए। टाइम मैनेज करें, बड़ा जरूरी है, ठीक है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर याद नहीं रहता, सर याद नहीं रहता, पढ़ते हैं पढ़ते हैं पढ़ते हैं डॉक्टर, सर याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। याद रखना, मेडिकल एजुकेशन को एक ही फार्मूला है याद करने का, रिवाइज, 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 बस। इसके अलावा आप मेडिकल एजुकेशन को ग्रैब नहीं कर सकते। हाँ, रिवाइज करना ही करना है, लेकिन जो पढ़ना है ना, वो कंसेप्चुअल पढ़ना, समझ के एक बात पढ़नी है, और फिर उस समझी हुई बात को बार बार रिवाइज करना है, तो फिर ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये रिटेन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम नहीं निकालते यूनिवर्सिटी के अलावा, मैं जाती तौर पे कहूंगा कि 3 से 4 घंटे आफ्टर द यूनिवर्सिटी, अगर आप राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इतना टाइम देना शुरू कर देते हैं, तो यकीन करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द ईयर कोर्स आपको बिल्कुल भी मसला नहीं, ठीक है। अब बच्चों ने 3 to 4 आवर्स का स्पैन निकालना है, देखिए आप 5-6 बजे भी घर चले गए हैं,
उसके बाद आपके पास काफी टाइम होता है, तो फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों अब आप देखो, जैसे आपने कहा कि आपने कहा कि जी 4th ईयर है, 7th सेमेस्टर है, इसका मतलब आपके पास रह गए हैं तकरीबन 3 सेमेस्टर। मेरी फिर वही रिकमेंडेशन है कि अगर आपने अच्छी पढ़ी है, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कहीं डेफिशिएंसी है, कंसल्ट अ सीनियर पर्सन। ठीक है, मैं किसी से भी बच्चों, आप अगर आपको लगता है कि मैं फलां बंदे की मुझे समझ आती है, whoever यू फाइंड, चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो किसी भी तरह है, किसी भी प्लेटफॉर्म से, अगर आपको लगता है कहीं डेफिशिएंसी है, एक दफा 3 महीने या 6 महीने गो थ्रू करें। ठीक है, देखो आपने बेटा पढ़ा है, अब आपके अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा है, नाउ दैट्स योर असेसमेंट। अब मैं देखूंगा कि आपने क्या पढ़ा है, आपने कैसा पढ़ा है। ठीक है, वो असेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब वही है कि अगर आपके पास टाइम है, आप मुझे बता दें, आप aims.academy खोलें, वहां पे आपके सारे लेक्चर्स सब्जेक्ट्स वहां पड़े होते हैं, वहां से आप उनको स्टार्ट करवा लें। ठीक है, तो समहाउ कोई एक, या आप हमें आप टेस्टिंग दे दें, आप हमें बताएं कि सर मैं एनाटॉमी के टेस्ट देने हैं, मैंने फिजियो के टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो हम एमसीक्यूज अरेंज कर लेते हैं। तो दैट्स इंपॉर्टेंट नाउ कि अगर आपने पढ़ा है, आपने कैसा पढ़ा है, हु इज गोइंग टू एवेल्युएट दैट। क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं डायरेक्टली, तो आके यहाँ से फिर आगे उस टाइम आके पता चलता है कि यार जो मैं पढ़ के आया था, जो मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है, ये तो मेरे कॉन्सेप्ट उस लेवल के नहीं है। ठीक है, और बिल्कुल आप, आई विश इंशाल्लाह कि आप जितने भी लोग आओ, यू शुड स्कोर एटलीस्ट 70%। आपको करना है इंशाल्लाह, क्यों जरूर करना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं पाकिस्तान में। दे आर नॉट गिविंग एनी रिलीफ एंड एनी चांस कि आपको वो, अनटिल अनलेस के कोई, यहाँ जिस तरह हालात बदलते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। सो नो वन कैन से, बट यस यू शुड प्रिपेयर फॉर 70%। सो आई विल रिकमेंड, गो फॉर बेसिक्स फॉर अनदर 3 to 4 months। फिर उसके बाद आप अपनी सर्जरी मेडिसिन उठा लें। ये 2 किताबें आपने रट के आनी है, सही तरह से कंसेप्चुअली पढ़नी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होता। ठीक है, आप वो चाहे फिर स्टेप 2 सीके से पढ़ लें, जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं उनसे कर लें, लेक्चर्स ले लें, वट एवर यू। ठीक है, तो आप अपना पहले असेसमेंट प्लान बनाएं। मैं इंशाल्लाह अगला जो मेरा एक फ्री सेशन है, इंशाल्लाह मैं वो करूंगा कि मैं आपको 50 MCQs की मैं रिहर्सल करवाऊंगा ऑनलाइन। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम। एनाटमी में बेटा समीर, मैंने कहा था एटलस है। अगर आपको एनाटमी का एटलस पढ़ना आता है, तो फिर आपको एनाटमी की जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, फार्माकोलॉजी के हवाले से मैं यही कहूंगा कि लिपिन-कॉर्ड सीरीज या केपलान नोट्स, ये पढ़। ठीक है, और इसमें जनरल फार्माकोलॉजी को अच्छा अच्छा पढ़ें, एंड पे फिर वही है, माइक्रोबायोलॉजी की फार्मा अलग है। ठीक है, इन एंटीबायोटिक्स हैं और ये सारा कुछ है, और सिस्टम्स की फार्मा अलग है। सिस्टम्स की फार्मा इतनी मुश्किल नहीं है, जनरल फार्मा अच्छी पढ़नी है, सिस्टम्स आपको ज्यादा तंग नहीं करेंगे, और एंड पे आपका आ जाएगा जो माइक्रोबायोलॉजी के साथ है, यानी एंटीवायरल ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी फंगल ड्रग्स हैं, वो भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, सो आई विल रिकमेंड कि इसमें आप लिपिन कॉर्ड्स यूज कर लें, या फिर हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें हमने सिस्टम के साथ साथ ही जो सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी है वो साथ साथ ही कवर की है। जनरल फार्माकोलॉजी के अलग से मेरे लेक्चर्स उसमें रिकॉर्डेड भी हैं, अपलोडेड भी हैं। ठीक है, वहां से आप ले सकते हो। सो चॉइस इज योर्स। ठीक है, गाइड ऐसे एनाटमी नहीं पढ़नी, अगर आपने बच्चों एटलस नहीं यूज करना, तो एनाटमी नहीं पढ़नी। जी, मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करूंगा कमिंग डेज के अंदर हमारा एक तो हम ऑनलाइन सेशन भी स्टार्ट करेंगे, दूसरा वेबसाइट्स के ऊपर। तो आप बिल्कुल 3 मंथ्स 6 मंथ्स में अगर आप चाहें तो यू कैन कवर द बेसिक्स, बड़ी अच्छे तरीके से आप कवर कर सकते हैं, अगर आप इवन 3 मंथ्स की भी या 6 मंथ्स के लिए भी आप ज्वाइन करते हैं। ये aims.academy है, aims.academy, ये जो हमारा ब्रोशर है इसके ऊपर भी है। ठीक है, आप देखो बच्चों, मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि यू शुड ज्वाइन ओनली मी, आपकी मर्जी है। यहाँ aims.academy पे भी है लेक्चर्स, ऑब्वियसली फिर वही मैंने बताया कि आई ऑलवेज इनकरेज, जो भी बच्चे कोशिश कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। बट द ओनली थिंग इज के जब आपके पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि यू शुड गेट द बेस्ट थिंग। उसके लिए आपका मेंटोर काफ़ी सीनियर होना चाहिए, ये ज़रूरी है। मैं भी कभी जाऊँगा किसी से पढ़ने, तो मेरी भी ये ख्वाहिश होगी कि यार कोई सीनियर बंदा जो है वो मुझे कम से कम गाइड करे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मेरे काम है। ठीक है? जो किताबों के ऊपर लिखा है वर्ड टू वर्ड वो चीज़ें तो ठीक है, हम पीयर हेल्प से ले सकते हैं, बट हम उन ट्रिकी क्वेश्चंस को या ट्रिकी चीज़ों को हम उस पीयर सपोर्ट से नहीं ले सकते।
सो देयर इज ऑलवेज अ लेवल, उसको बस आपने कोशिश करनी है। ठीक है, सो aims.academy वेबसाइट है, वो आप उसमें जाएंगे तो आप सारा कुछ खुल जाएगा, उसमें से आप अपने चूज कर सकते हैं। 3 मंथ 6 मंथ, 6 मंथ्स बेसिक्स के लिए मोर देन इनफ होते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। ठीक है, 6 मंथ्स के बाद यू कैन गो फॉर द क्लिनिकल्स। तो ये सारी स्टोरी है। अगले इंशाल्लाह सेशन के अंदर हमें फ्री 50 एमसीक्यूज आपको कोशिश करूंगा कि फिजियो में से फिजियोपैथो मिक्स करके जस्ट आपको एक आइडिया दे दूं, वो आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद हम उसकी डिस्कशंस करें। ये इंशाल्लाह मेरा कमिंग प्लान है। फिर आपको जो मेरा आगे जब जैसे सेशन स्टार्ट होंगे तो मैं आपको ऐड अप कर लिया करूंगा, जो बच्चे भी रेगुलरली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ अटैच रहेंगे, हम उनको मेरा जो लाइव सेशंस होगा पाकिस्तान से जो मैं करवा रहा हूँ जो बच्चों को तहरीर, मैं उसमें आपको ऐड कर लिया करूंगा। आप उनमें से कुछ फ्री लेक्चर्स भी आप उसमें से ले सकते हैं, फ्री सेशंस भी ले सकते हैं। ठीक है समीर, मेरी प्लान तो ये है कि इस महीने के एंड पे, नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट पे, जो अपकमिंग एनआरई का सेशन आ रहा है पाकिस्तान में, जो कोर्स हो रहा है और सॉरी एग्जाम हो रहा है, जो मोस्ट लाइकली फरवरी के अंदर कहीं जाके होगा, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि मैं ये दिसंबर के स्टार्ट में स्टार्ट करूंगा उसको। 2 ढाई माह का 3 माह का क्रैश कोर्स होगा, उसमें आप अगर आप रेगुलर ज्वाइन करना चाहें मोर देन वेलकम, वरना मैं कुछ फ्री सेशंस आपके लिए उसमें भी अरेंज कराऊंगा, जो भी हमारे साथ बच्चा व्हाट्सएप के अंदर कम्युनिटी के अंदर ऐड अप रहे। ठीक है, मानिए जब आप बेटे सेशन स्टार्ट करोगे तो बुक आपके सामने डिस्प्ले होगी। ठीक है, उस बुक्स के अंदर बीआरएस है, बीआरएस सामने डिस्प्ले होगी, आप उसको वहीं से आप सुनते जाओगे, वहीं पे आप अपना देखते जाओगे। फिर उसके बाद पैथोलॉजी है, डिस्प्ले होगी, फर्स्ट एड है आपके सामने डिस्प्ले होगी, एनाटमी सारी व्हाइट बोर्ड पे है, और बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं एनाटमी के, क्योंकि मैं खुद सर्जन हूँ, इसलिए मुझे काफी एडवांटेज है कि एनाटमी पढ़ाने में मुझे बहुत आसानी होती है। तो हम चूंकि सर्जरी में हमने वो सब चीजें ओपनली देखी होती हैं, तो मैं ये भी एक रिकमेंड करता होता हूँ कि एनाटमी शुड ओनली बी टॉट बाय सर्जन। ठीक है, इस तरह जिस तरह मेडिसिन के बंदे हैं ना, जो मेडिसिन वाले, वो लोग एनाटमी नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनकी बहुत अच्छी एनाटमी होती है, वो करवा भी लेते हैं, बट सम हाउ चूंकि हमें ये एडवांटेज होता है कि हमने डेली बेसिस पे जाना है, सर्जरीज करनी है, तो वही स्ट्रक्चर्स हमारे सामने डायरेक्टली होते हैं, तो फिर हमें एनाटमी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाना थोड़ा सा ज्यादा आसान हो जाता है। ये हमारा एक एडवांटेज है, समझ लें। तो आप ये वो एनाटमी भी आपको वहाँ व्हाइट बोर्ड्स के ऊपर, बुक्स के ऊपर डिस्प्ले मिलेगी। तो अगर आप जब ये लेक्चर्स ज्वाइन करेंगे तो यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स एक ही उसके अंदर आपको मेरा ख्याल है उसमें एम्ब्रियोलॉजी भी समहाउ मैंने ऐड की हुई है, और जनरल फार्मा भी शायद ऐड की हुई है, इम्यूनोलॉजी भी ऐड की हुई है, तो मैंने उसको काफी एक्सटेंसिव जो है वो बना दिया, काफी मटेरियल है जो आपको इन बेसिक्स के अंदर ही कवर हो जाएगा। एंड पे आपका रह जाएगा फिर मेडिसिन सर्जरी, वो आप बाद में कर सकते हैं, यानी क्लिनिकल वाला पार्ट आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है जी। Okay, ji, thank you so much for all of the participants. Thank you so much for your time. It was very nice talking you all. और सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे रिव्यू और फीडबैक है ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हमने खाली प्रॉब्लम सुननी नहीं है, उनका हमने सोल्यूशन निकालना है। तो आपने जो जो चीज़ें बताई हैं, मैं इस पे इंशाल्लाह मज़ीद देखूंगा, जो मुझसे हो सकता है कोई बेहतर सजेशन हो सकती है तो मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूंगा। देयर लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर यू गाइस एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस। तो इंशाल्लाह लजीज अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिर नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच।